स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का संघर्ष नगर यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। खबरों में रहा ओरियन स्पेसक्राफ्ट का संबंध किससे है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट व्हिच वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी स्काई रूट। तो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी नासा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट 21 नवंबर को चंद्रमा के सबसे पास से गुजरा। यह आर्टेमिस 1 मिशन का हिस्सा है जिसकी लॉन्चिंग हाल ही में 16 नवंबर को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुई थी। इस मिशन के तहत नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट को लॉन्च किया था। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट से ओरियन कैप्सूल अलग होकर चांद की ओर रवाना हो गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पॉइंट की तरफ देखिएगा। आर्टेमिस मिशन की पहली फ्लाइट का टेस्ट दोस्तों कब हुआ था। चांद से भी कितना दोस्तों 64,374 किलोमीटर आगे जाएगा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी और यह क्या चंद्रमा दोस्तों एक दूसरे के अनुकूल। लगभग 25 दिनों में मिशन पूरा करेगी कौन दोस्तों आर्टेमिस 1 फ्लाइट। तो दोस्तों देखते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मिशन का नाम आर्टेमिस ही क्यों दोस्तों। नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन है। जहां अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है वहीं आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। आर्टेमिस 1 मिशन क्या है दोस्तों। आर्टेमिस 1 प्रमुख मिशन के लिए एक टेस्ट फ्लाइट है जिसमें किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा गया है। इस फ्लाइट के साथ वैज्ञानिकों का मकसद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सही हालात सुनिश्चित करना है। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं लेकिन इस बार यह खाली है। अमेरिका 53 साल बाद एक बार फिर आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया है आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 में दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। यह मिशन 2025 या 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेंगी। इसमें पर्सन ऑफ कलर भी क्रू मेंबर होगा। एस्ट्रोनॉट्स चांद के साउथ पोल में मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। कासिम जोमार्ट टोकायव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिच कंट्री। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है। कजाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार उन्होंने 20 नवंबर 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 81.31% वोट हासिल किए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। कजाकिस्तान के बारे में कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था जो सोवियत संघ के विघटन के बाद 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था। यह मध्य एशिया में स्थित है। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी अस्ताना है दोस्तों। मुद्रा तेंगे है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय कर लिया है। Which state government has decided to increase the pension of freedom fighters from 10,000 to Rs 20,000 per month? ऑप्शन ए उत्तराखंड,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय किया है। इस फैसले से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्त आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों यहाँ के? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी क्या है दोस्तों यहाँ की? मुंबई। महाराष्ट्र निर्वाचन सीट, लोकसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 48। और राज्यसभा सीटें 19 और विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 288। लोक नृत्य क्या है? लावड़ी। झील कौन सी है दोस्तों? लोनार झील। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? भारत सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? जोधपुर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला? पेरिस में। वीरांगना सेवा केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? वीर नारी के लिए भारतीय सेना शुरू किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज हॉनर्ड विद द प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड? ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी हेमा मालिनी, ऑप्शन सी खालिद जावेद, ऑप्शन डी दलाई लामा। तो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी हेमा मालिनी। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। अभिनेत्री हेमा मालिनी को मुंबई में प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों से प्राप्त हुआ। सामाजिक गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड की तरफ से मिले इस सम्मान को प्राप्त करने वालों में अभिनेता सोनू सूद भी शामिल रहे। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में दुबई में फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हेमा मालिनी को दोस्तों। गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। 2020 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रख्यात उपन्यासकार खालिद जावेद को मिला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? निम्न में से किस आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन लॉन्च डिजिटल शक्ति 4.0? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी वित्तीय आयोग, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी महिला आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी महिला आयोग। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। इसी के देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? डिजिटल शक्ति की शुरुआत कब हुई? देश भर में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती कौन है दोस्तों? पटनायक। जयंती पटनायक। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? भारत ने किस देश
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? इंडियन हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी फ्रांस। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, भारत ने 21 नवंबर 2022 को फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप जीपीएआई की अध्यक्षता संभाली। जीपीएआई जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट एनुअली? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी नवंबर। दोस्तों ऑप्शन क्या है? 21 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर और एक दोस्तों 1 नवंबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 21 नवंबर। तो दोस्तों लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और सुरक्षा के लिए संघर्षों और खतरों पर ध्यान देने में टेलीविजन के प्रभाव के महत्व को बताने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 में किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? प्रमुख दिवस क्या है दोस्तों? देखिएगा, बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? Which state has launched the world's first drone mediated livestock vaccination service? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, हैदराबाद के टीका बनाने वाली कंपनी भारत रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड ने कहा है कि उसने दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति करने का अनूठा कारनामा कर दिखाया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग और अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग तथा ड्रोन सेवा प्रदाता के साथ पूर्वोत्तर राज्यों ने रोइंग से पगलाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति की गई। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? 2022 एटीपी फाइनल्स। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है? 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीत लिया है? हु हैज विनर द 2022 एटीपी फाइनल्स सिंगल्स टाइटल? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी कैस्पियर रूट, ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो देखते हैं इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 नवंबर 2022 को फाइनल में नॉर्वेजियन खिलाड़ी कैस्पियर रूट को हराकर ट्यूरिन इटली में अपना छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है। एटीपी फाइनल वर्ष 2022 के लिए एटीपी कैलेंडर के अंत का प्रतीक है। इस जीत के साथ जोकोविच ने छठे एटीपी फाइनल्स में स्विस दिग्गज रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता जोकोविच 35 साल की उम्र में एटीपी फाइनल के सबसे उम्रदराज चैंपियन भी बने हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है?
वाराणसी में 1 महीने के काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द 1 month लॉन्ग काशी तमिल संगम इन वाराणसी? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसी का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, फिर से इसे मजबूत करना और खोज करना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक तिरुकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन भी किया है। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? Which of the following groups has agreed to set up special loss and damage fund? ऑप्शन ए COP27, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी आसियान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा देखते हैं। क्या रहेगा दोस्तों? COP27। तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा COP27 में सदस्य देश स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। यह उन विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। इस प्रस्ताव के अपनाने के बाद COP27 के प्रतिनिधियों ने इस फंड की सराहना की है। तो दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या रहेगा। टॉप 10 स्टैटिक जीके प्रश्न क्या है देखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? रूस। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? भद्रावती कर्नाटक में। भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को दोस्तों। भारत के सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? कांडला। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने। लोक लेखा समिति किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल संघर्ष नगर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई त्रुटि रह गई तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।